students, this is Radhika Gaur with the session number 2 of your chapter motion. तो अभी तक सेशन नंबर 1 में मैंने आपको स्टडी कराया था अबाउट द मोशन से इंट्रोडक्शन कराया था। मैंने आपको मोशन के बारे में स्टडी कराया था, मैंने आपको रेस्ट के बारे में स्टडी कराया था, मैंने आपको ये भी बताया था मोशन के मेन टाइप्स दैट इज ऑसिलेटरी, रोटेशनल एंड लीनियर मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मोशन एंड रेस्ट एक दूसरे से कैसे रिलेटिव है। And in this session, we are going to discuss about some important terms used in motion. Clear? So, let's start with the rest. Rest के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी हम आपको clearly बता देते हैं, summarize कर देते हैं that an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with the passage of time. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे जब होगा जब वो अपनी पोजीशन को सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में और टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करेगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट पे होगा। क्लियर? दैट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ द थिंग इज रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेस्ट के बारे में हमने स्टडी कर लिया, मोशन के बारे में स्टडी कर लिया, बट जब हम कोई भी मोशन के बारे में स्टडी करते हैं तो एक वर्ड आता है रेफरेंस पॉइंट। एक्चुअली व्हाट इज दैट? Actually, a fixed point or a fixed object with respect to which the given body changes its position is known as reference point or origin. एक वो फिक्स पॉइंट, एक वो फिक्स ऑब्जेक्ट जिसके रेस्पेक्ट में कोई भी बॉडी अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करना स्टार्ट करती है, उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं या फिर ओरिजिन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर से स्कूल जाते हो, क्लियर? तो आपका जो घर होगा, आपका जो होम होगा, वो आपका ओरिजिन होगा, दैट इज आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, क्योंकि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? आपने अपनी जर्नी अपने होम से स्टार्ट की टू योर स्कूल। क्लियर? तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? आपका होम। सो समझ आया रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? अ फिक्स पॉइंट और अ फिक्स ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हिच द गिवन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट, और वी कैन से ओरिजिन। Now the thing, what is position? Position क्या होती है? A point occupied by an object in space is known as position. कोई भी पॉइंट जो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्पेस में ऑक्यूपाई करके रखता है उसे हम पोजीशन कहते हैं। क्लियर? कोई भी पोजीशन, सपोज आप स्टार्ट कर रहे हो एक किसी पॉइंट से और वहां से आपको 10 किलोमीटर जाना है। क्लियर? 10 किलोमीटर किसी डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है। वहां पे यदि एक कोई बीच में टेम्पल पड़ता है, आप वहां पे टेम्पल पे स्टॉप होते हो तो वो एक आपकी पोजीशन हो गई। देन एक बस स्टैंड पड़ता है तो वहां पे एक आपकी पोजीशन होगी। सेम जो कोई भी पॉइंट जो आप ऑक्यूपाई करते हो, चलते हो किसी भी स्पेस में, कोई भी ऑब्जेक्ट वो पॉइंट जिसे वो ऑक्यूपाई करता है वही उसकी पोजीशन रहती है। क्लियर? दैट द पॉइंट ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस इज नोन एज पोजीशन। नाउ टॉकिंग अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में मोशन कैसे होता है? If only one of the three coordinates specify the position of object with respect to time. कब होता है मोशन वन डायमेंशन में? अभी मैं जब आपको फर्स्ट सेशन करा रही थी तभी मैंने आपको बताया था रेफरेंस फ्रेम के बारे में। दैट इज रेफरेंस फ्रेम में हम क्या करते थे? रेफरेंस फ्रेम में हम 3 कोऑर्डिनेट से एक फ्रेम बनाते थे और उसके अकॉर्डिंगली देखते थे कि जो पार्टिकल है अपने कोऑर्डिनेट्स को कैसे चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम, और उसी के बेसिस पे हम बताते थे कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या नहीं है। क्लियर? अब जो रेफरेंस फ्रेम है उसी से हम वन डायमेंशन मोशन के कैसे पता लगा सकते हैं कि यदि जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ अपने एक 3 कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा है। क्लियर? एक कोऑर्डिनेट की जो पोजीशन है उसे चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, then it will be said to be in one dimensional motion. Clear? In such case, the object moves along a straight line and the motion therefore is also known as the rectilinear or linear motion. इस केस में क्या होगा? इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और जो उसका मोशन है उसको हम रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। मैंने आपको लीनियर मोशन के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। लीनियर मोशन क्या होता है तो समझ में आ गया कि लीनियर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो एक वन डायरेक्शन में मूव करता है। क्लियर? दैट इज उसका 3 कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ वन डायमेंशन मोशन। मोशन ऑफ अ ट्रेन along a straight railway track, motion of falling freely
मोशन ऑफ ट्रेन, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, अलोंग विद दैट एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल होता है ग्रेविटी के अंडर, उसका भी मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। दैट इज यदि कोई हम स्टोन है उसको ड्रॉप करेंगे तो उसका मोशन कैसा होगा, लीनियर मोशन होगा, दैट इज वन डायमेंशन में मोशन होगा। कोई इवन कार है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कोई पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन में रन कर रहा है, तो ये सब मोशन कैसे होंगे, मोशन इन वन डायमेंशन, दैट इज लीनियर मोशन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट मोशन इन टू डायमेंशन, क्लियर? If two of the three coordinates specify the position of object with respect to the time, then the body is said to be in two dimension. That is, यदि कोई ऑब्जेक्ट में यदि उसके दो कोऑर्डिनेट्स, तीन में से दो कोऑर्डिनेट यदि उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो इन दैट केस मोशन किसमें होगा, टू डायमेंशनल मोशन होगा। क्लियर? The motion of object is called two dimensional, and in such motion the object moves in a plane. तो जो ऐसा मोशन होगा ऑब्जेक्ट का उसे टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा इन सच अ प्लेन, आई मीन टू से सच अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड in such a motion the object moves in a plane. Sorry for slipping, but the thing is कि क्या होगा, इस टाइप का जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का वो कब कैसे मूव करेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन में मूव करेगा। दैट इज जो वन डायमेंशन था उसमें ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, बट जो टू डायमेंशनल है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन में मूव करेगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो टू कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। एग्जांपल के लिए मोशन ऑफ क्वीन ऑन कैरम बोर्ड पे जो क्वीन रहती है उसका मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन होता है। एन इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम, यदि रूम के फ्लोर पे यदि कोई ऑब्जेक्ट आई मीन कोई इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है तो उसका मोशन क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल्स, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सर्कल्स में मूव कर रहा है तो उसका मोशन क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के अराउंड जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं उनका मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन है। तो समझ में आया कि जो वन डायमेंशनल मोशन होगा वो लीनियर होगा, जबकि जो टू डायमेंशनल मोशन होगा वो प्लेन में मोशन होता है। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट मोशन इन थ्री डायमेंशन, if all the three coordinates specifying the position of object with respect to the time, then the motion of the object is called 3D. यदि जो तीनों कोऑर्डिनेट जो है ऑब्जेक्ट के, दैट इज ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट के तीनों कोऑर्डिनेट यदि उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। तब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तीनों ही कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। एंड इन सच अ मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्पेस, और इस मोशन में क्या होता है, इन सच अ मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्पेस। 1D में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता था, 2D में जो ऑब्जेक्ट था वो प्लेन में मूव करता था, जबकि 3D में जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में मूव करेगा। एग्जाम्पल, अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, कोई भी बर्ड जो स्काई में फ्लाई कर रही है वो भी थ्री डायमेंशनल मोशन है। रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रैंडम मोशन होता है वो भी क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन है। मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्पेस में एरोप्लेन का जो मोशन है वो भी थ्री डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि यहाँ पे सब जो स्पेस है उसमें मोशन हो रहा है। क्लियर? तो जहाँ पे स्पेस में मोशन होता है वो थ्री डायमेंशनल मोशन होता है, जहाँ प्लेन में मोशन होता है वो टू डायमेंशनल मोशन होता है, और जहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है वो लीनियर मोशन होता है। क्लियर? नाउ talking about scalar quantities, so any physical quantity which can be completely specified by its magnitude alone is a scalar quantity. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के थ्रू ही स्पेसिफाई कर सके तो वो जो क्वांटिटी होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए चार्ज हुआ, एरिया हुआ, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल है, क्योंकि हम सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड से जो क्वांटिटी है इसको कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्स डायरेक्शन इन एडिशन टू इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब क्या है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इनमें हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो समझ आया, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनमें
मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, the distance traveled by an object is the actual length of the path covered by it, irrespective of the direction in which the body travels. जो distance है, distance क्या होती है? कोई भी बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो एक्चुअल लेंथ होती है जो उसने ट्रेवल की होती है। क्लियर? वो एक्चुअल पाथ जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने, वो एक्चुअल पाथ की लेंथ जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की है, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन व्हिच द बॉडी ट्रेवल्स। और ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज नो मैटर किस डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल कर रही है, बट जितना पाथ वो ट्रेवल करती है उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। स्केलर क्वांटिटी इसकी ये होती है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड मेन रहता है, इसमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं रहता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना that the length of path and irrespective of the direction in which the body travels, thereby it is a scalar quantity and its SI unit is meter. Now talking about displacement, when a body moves from one position to another, the shortest distance, that is a straight line between the initial position and the final position of the body along with the direction is known as the displacement. Distance में क्या था? Distance में डायरेक्शन मैटर नहीं करती थी। क्लियर? इनिशियल फाइनल पोजीशन मैटर नहीं करती थी। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वो फिनोमेनन होता है, वी कैन से वो क्वांटिटी होती है। सपोज करो एक बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में यदि हम इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो उसकी जो लेंथ होगी वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जो डिस्प्लेसमेंट होती है क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है इसीलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसके एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। अब बात आती है ऑब्वियसली कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एग्जांपल के थ्रू कैसे समझा जाए। एग्जांपल के लिए आप सिंपल से एग्जांपल लो, आप अपने होम से अपने स्कूल जाते हो। क्लियर? आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो। जब आप स्कूल जाओगे तो क्या होगा? जो डिस्टेंस, सपोज करो आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर अवे है, तो आपके घर से जो आप स्कूल गए वो क्या हुई? डिस्टेंस होगी 2 किलोमीटर। क्लियर? समझ में आया? अब आप क्या कर रहे हो? अब आप स्कूल से अगेन अपने घर आ रहे हो। क्लियर? तो क्या हुआ? आपकी इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन क्या है? आपका घर है, तो डिस्टेंस तो हो गई 2 + 2 क्योंकि आप 2 किलोमीटर गए देन 2 किलोमीटर आए, तो आपकी डिस्टेंस क्या हुई? 2 + 2 = 4 किलोमीटर। बट आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। क्यों? क्योंकि जहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वहीं पे आपने अपनी जर्नी ऑफ की, दैट इज आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपकी सेम है, इसीलिए आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 0। तो क्लियर अबाउट दैट कि जो डिस्टेंस है वो होता है टोटल लेंथ कवर्ड, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है डिफरेंस, आई मीन टू से डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। So the thing is, relationship between distance and displacement. Actually, displacement of a moving object can never be greater than the distance traveled by it. जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो कभी भी उस डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता जो उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है। दैट इज डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगा। एंड इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यदि कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दे विल बी इक्वल। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही इक्वल होंगे। नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो तो 0 हो सकता है, बट जो डिस्टेंस है वो कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि सिंपल है, इनिशियल फाइनल पोजीशन जब सेम हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो कवर होगी ना कुछ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। And an odometer is a device used to measure the distance traveled by the vehicle. कोई भी व्हीकल में ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं विच इज कॉल्ड ओडोमीटर, जो नॉर्मली आपकी बाइक्स में आपकी कार में आगे लगा होता है। क्लियर? देन ओडोमीटर इज अ डिवाइस used to measure the distance traveled by the vehicle. By the way, it's time for challenging question mark. And today's question is
Is it possible that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? क्या है पॉसिबल है कि जिस ट्रेन में आप बैठे हुए हो वो आपको ऐसा लगेगा कि मूव कर रही है इवन व्हेन कि वो रेस्ट की पोजीशन में होगी? By the way, you have to answer that. And your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, yes. If other train is running in the adjacent line to the train we are sitting, it seems that our train is moving in the opposite direction. Yes, हमें ऐसा लग सकता है हमारी ट्रेन रेस्ट पे है तब भी हमें ऐसा शो होगा कि हमारी ट्रेन मूव कर रही है। और वो कैसे शो होगा कि यदि दूसरी एक ट्रेन है जो हमारी जिस ट्रेन में हम बैठे हुए हैं उसके एडजेसेंट लाइन पे रन करेगी तो क्या होगा? उसके एडजेसेंट लाइन पे जब रन करेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी जो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। Clear that yes, if other train is running in adjacent line to the train we are sitting, it seems that our train is moving in the opposite direction no matter it is on rest that time. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे मोशन से रिलेटेड उनके बारे में स्टडी किया, लाइक रेस्ट के बारे में, रेफरेंस फ्रेम के बारे में, मोशन इन 1D, 2D, 3D के बारे में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज हमने डिस्कस किया। In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.